हमारे साथ साबिक वज़ीर कानून और तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र मौजूद हैं। इसके अलावा कामरान मुर्जा साहब मौजूद हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब, पहले आपसे ज़ाहिर दो फैसले सुनाए थे। अरशद मलिक साहब ने एक नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुनाया, सज़ा दी, एक में बरियत। जब अक्यूज़ कहे कि जी मेरे खिलाफ बायस्ड है और साबित हो जाए कि जज ने क्या किया है, तो उसके बाद जो बरियत वाला फैसला है वो भी क्या इक्वली मुतासिर होगा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहते हैं कि जी फैसला कलअदम करार दिया जाए अगर कन्विक्शन वाला होता है? देखिए, जब एक ट्रायल होती है उसके दो हिस्से हैं। एक तो वो हिस्सा है जिसमें आपकी शहादत आती है, आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं और रिकॉर्ड कायम होता है ट्रायल में, और उसके बाद दूसरा हिस्सा है जब जज साहब बहस सुन के दोनों साइड्स की एक फैसला करते हैं। अगर जज साहब के खिलाफ कोई बायस साबित हो जाता है, चाहे वो किसी फरीक के साथ मिल जाते हैं या कोई और वजह होती है जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई शकूक पैदा हो जाते हैं, जिस तरह इस केस में हुआ है कि उनको मिसकॉन्डक्ट में उनको हटा दिया गया है, तो फिर वो एक जो जहर है उस बायस का वो जजमेंट तक पहुंच जाता है, और जजमेंट मेरी नज़र में उसके बाद वो जजमेंट नहीं रहती, उसको ख़त्म ही करना पड़ता है। अब मामला इस वक्त इनका नवाज शरीफ साहब के दो केसेस हैं। जज साहब ने फैसला किया, एक केस में उन्होंने उनको सजा दी और एक केस में उनको बरी कर दिया। दोनों मामला जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इस वक्त मौजूद हैं। मेरी नज़र में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास एक चॉइस जो है, फैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, लेकिन कानून के मुताबिक जो एक चॉइस है वो ये है कि ये बायस अगर साबित हो गया है जज साहब का, तो वो जो सेंटेंस है जिसमें सजा दी गई है और जो जजमेंट है जिसमें उनको बरी किया गया है, दोनों फिर ख़त्म हो जाती हैं, और हाई कोर्ट या तो इस केस को वापस भेज दे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने कि जो रिकॉर्ड पे आ चुका है मामला उसके ऊपर वो बहस सुन के दोबारा फैसला कर दें, और अगर उस फैसले में दोनों केसों में सजा होती है या बरी होता है, वो फिर फैसला हाई कोर्ट में वापस आ सकता है अपील के जरिए। और दूसरी चॉइस हाई कोर्ट के पास ये है कि वो खुद ही रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला कर लें कि सजा होनी चाहिए या उसमें बरी होना चाहिए। तो ये इस वक्त कानूनी सिचुएशन है इस केस की। यानी अगर अक्यूज कह रहा है कि जज ने मेरे खिलाफ बायसनेस में सजा सुनाई है, तो अगर अक्यूज को कोई बेनिफिट है वो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा किसी दूसरे केस में? नहीं, अगर तो इसका जो असर होगा वो दोनों केसों पे होगा, क्योंकि एक ही जज साहब थे, और अगर जज साहब का बायस साबित हो गया है, चाहे वो किसी फरीक से मिल गए हैं, चाहे किसी के प्रेशर में आ गए हैं, वो एक अलग स्टोरी है, अलग कहानी है, लेकिन बायस साबित हो गया है किसी वजह से, तो फिर वो दोनों जजमेंट्स जो हैं वो मेरी नज़र में गैर कानूनी जजमेंट्स हैं। उनको आप, और ये तो बड़ा पुराना एक जूरिस्प्रूडेंस है कानून की कि अगर बायस साबित हो जाए तो जजमेंट फिर सस्टेनेबल नहीं रहती, जजमेंट फिर खराब हो जाती है। जैसा मैंने कहा, वो जहरीली जजमेंट हो जाती है, और जो बायस का जहर है वो जजमेंट तक भी पहुंच जाता है। कामरान मुर्जा साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है इन दोनों केसेस के हवाले से? इसमें डबल इनोसेंस का प्रिंसिपल आ जाता है, उसमें दोहरी आप कहते हैं कि दोहरी मासूमियत। एक तो हम कहते हैं कि मुल्ज़िम मासूम है, और एक उसको कोर्ट ने भी मासूम डिक्लेयर कर दिया, तो जब डबल इनोसेंस आ जाएगी तो उसको जो है ना वो डबल प्रिजम्पशन जो है ना वो अवेलेबल होती है। कन्विक्शन में जो है ना उसको कोई ऐसा मसला उसके साथ नहीं होता, कोर्ट उसको इंडिपेंडेंटली देखती है, उसको लिबरली देखती है। मगर जो आर्गूमेंट्स नून लेके चल रही है, अगर ये परवेल करता है तो ये अपीलेट कोर्ट पे ये फिर दूसरे केस में भी परवेल करेगा या कर सकता है, और ये उनके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो इस पे अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, क्योंकि ये डबल एज है। यानी आप समझते हैं कि मेरिट पर ही केस लड़ा जाए बजाय इसके कि इस बुनियाद पर उसे कलअदम कराया जाए, क्योंकि जो दूसरा केस है वो भी रिवर्स हो जाएगा? देखिए, इसको जो इक्विटल है, इक्विटल आमतौर पे मेंटेन करती हैं अपीलेट कोर्ट्स। बहुत कम उसमें ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे उसको डिस्टर्ब करती हैं, तो उसको ये इसी तरह से नून लीग उसको या मियाँ साहब फैमिली जो है उसी तरह से लेके चले, और कन्विक्शन को जो है ना ये साथ एक एडिशनल फैक्टर के तौर पे रख ले कि जी ये उनकी तरफ से आया, या उसके बाद जो है ना वो उनको डिपार्टमेंटली सजा भी दी गई, मगर सिर्फ इस बात पे कि डिपार्टमेंटली सजा दी गई इस पे पूरा रिलाय इस पे ना करे, इसके साथ साथ रिकॉर्ड पे भी रिलाय करे, और रिकॉर्ड पे रिलाय करते हुए इसको एक काउंटर आर्गुमेंट के तौर पे ले ले, मेन पॉइंट ना बनाए।
बहुत शुक्रिया। एक केस जिसमें जज अरशद मलिक ने सज़ा सुनाई उसका ये हाल हुआ है। दूसरा केस एवनफील्ड जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सज़ा सुनाई थी, मगर 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल कर दिया और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस असर मिनल्लाह ने 41 सफ़हात के फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने करप्शन, बददियानती और गैर कानूनी ज़राए से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हासिल किए, लेकिन इस्तगासा इस हवाले से सबूत पेश नहीं कर सका, जिस पर एहतसाब अदालत ने मुल्जिम को इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया और नैब ने एहतसाब अदालत के इस बरीयत के फैसले को चैलेंज नहीं किया। तफसीली फैसले के मुताबिक एहतसाब अदालत के फैसले में नवाज शरीफ की आमदनी या फिर उन ज़राए का जिक्र नहीं किया गया, जबकि एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में खुद कहा कि आमदनी से ज़ायद असासों के मामले पर बारे सबूत मुल्जिम पर डालने से पहले नैब को सुप्रीम कोर्ट के तय करदा कवानीन पर अमल करना था। लेकिन इस हवाले से वाहिद दस्तावेज जो एहतसाब अदालत में पेश की गई वो एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट पर जो एतराज़ उठाया गया उस पर फैसला नहीं किया गया, लेकिन बाद में इस फ्लो चार्ट को एहतसाब अदालत के फैसले का हिस्सा बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया है कि अदालत ने जब नैब के वकील से लंदन फ्लैट की मालियत के हवाले से पूछा कि इस बारे में एहतसाब अदालत के फैसले में कोई दस्तावेज और कोई सबूत मौजूद है तो पेश किया जाए, तो नैब की तरफ से ऐसी कोई दस्तावेज और सबूत दिखाने के बजाय अदालत को कहा गया कि फ्लैट्स की वैल्यू का तयन गूगल से किया जा सकता है। नैब के इस जवाब से मुताल्लिक तफसीली फैसले में कहा गया है कि तजर्बाकार और पेशा वराना सलाहियत के हामिल वकला से इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं थी और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मुकम्मल होने तक मांगने के बजाय कोई दस्तावेजात पेश नहीं की गई। आखिर में अदालत ने बहुत कमज़ोरियाँ बताईं और फिर कहा कि ये बरकरार नहीं रह सकती और इस तरीके से फैसला मुअत्तल हुआ था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।